राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, ये मोदी जी देश बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जेपी एसोसिएट्स को बेच दिया, वेदांता अडानी को सत्रह बेच हजार दिया, करोड़ अडानी को। हाँ सॉरी, अडानी को बेच दिया। वेदांता वाले ने बोली ज्यादा लगाई, उसको नहीं दिया। तो ये इल्जाम तो एकदम सही प्रियंका चतुर्वेदी लगा रही हैं कि मोदी अपने खास लोगों को देश बेच रहे हैं। ये नन्हे पहलवान एक बात बताऊं, ये जितना भी इंडिया अलायंस पूरा गिरोह है ना, ये इनको लगता है कि झूठ बोलने से राजनीति चल जाती है। या झूठ बोल के आप दो चार लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पूरे देश को नहीं बना सकते। आइए जरा ये समझ लेते हैं कि ये चक्कर क्या है, क्या हुआ क्या है। जेपी इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के, जिनके सीमेंट के कारखाने हैं और पावर हाउसेज, ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट के बहुत बड़े टाइकून हैं, जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था। यमुना एक्सप्रेसवे के बदले में उनको नोएडा की और ग्रेटर नोएडा में हजारों हजारों हेक्टेयर जमीन दी थी मायावती ने कि इसको डेवलप करो और बेचो। उनके ऊपर हो गया 57,000 करोड़ का कर्जा बैंकों का। फिर उनका हो गया, निकल गया दिवालिया। अब बैंक को अपने पैसे वापस चाहिए, तो बैंक तो भैया किसी भी तरीके से उसको पैसा वसूलेगा। तो ऐसी कंपनियां जब बैंकरप्ट हो जाती हैं तो एनसीएलटी में जाती हैं। एक ये संस्था है जो कि कंपनियों को नीलाम करके या जैसे भी करके पैसा वसूलने में मदद करती हैं। तो उन्होंने पहले तो कोशिश की कि भाई जेपी एसोसिएट्स पैसा दे दे, जब नहीं दे पाए तो बैंकरप्सी घोषित हुई। फिर बिडिंग हुई कि भैया, अच्छा अब उसमें भी दो कोशिश होती है। पहली कोशिश है, मान लीजिए आपकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसमें 1,000 ट्रक चलता है। अब कंपनी घाटे में चली गई, दिवालिया हो गई, तो कंपनी कोशिश करती है कि कोई ऐसी कंपनी जिसके पहले 2-4 हजार 5,000 उसके भी चल रहे हों, वो कंपनी इस कंपनी को ले ले और इसको भी चलाना शुरू करे, वापस प्रॉफिट में ले आएगी। तो पहले पूरी की पूरी कंपनी देने की कोशिश की जाती है। जब वो नहीं होता तो फिर कंपनी को तोड़ के लिक्विड बना के उसको टुकड़े टुकड़े में करके जो भी पैसा निकल सकता होता निकाल लिया जाता है। तो अब हुआ क्या कि अब कंपनी बेची जाएगी, बिडिंग हुई। तो वेदांता ग्रुप है, कोई अनिल अग्रवाल साहब हैं, दो लोगों ने बोली लगाई। वेदांता ग्रुप की बोली थी 17,000 करोड़ के आसपास की, और अडानी की बोली थी 14,530-40, मतलब 14,500 करोड़ की। मतलब 2,500 करोड़ वेदांता की बोली ज्यादा थी। पर इसके बावजूद सीओसी, इनफैक्ट जिन्होंने कर्जा दिया है वो डिसाइड करते हैं किसको देनी है कंपनी, क्योंकि भैया उनके पैसे फंसे हैं। सीओसी होती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। जिन लोगों ने कर्जा दे रखा है ना, वो जो 57,000 जिनका फंसा है, उनकी एक कमेटी होती है। अच्छा, सारा एक ही आदमी का तो होता नहीं है भाई। एसबीआई भी होगा उसमें, आईसीआईसीआई बैंक भी होगा उसमें, एक्सिस बैंक भी होगा, हो सकता है उसमें एलआईसी भी हो। उन सबकी एक कमेटी होती है। तो 70% वोट पड़ता है बकायदा। 70% लोग जिसके फेवर में आ जाएंगे उसको वो कंपनी दे दी जाएगी। तो सीओसी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम वेदांता को, जिन्होंने 17,000 करोड़ की बोली लगाई है, उसको नहीं देंगे, 14.5 वाले को देंगे। क्यों भैया? अब ये तो प्रियंका चतुर्वेदी या राहुल गांधी का चिल्लाना अब तो जायज है, पर उसकी बात को समझिए। अच्छा, मैं दो एग्जांपल देता हूं नन्हे पहलवान। मान लीजिए आप बैंक हैं या आप प्राइवेट लोगों को कर्जा देने का काम करते हैं।
एक आदमी आया, उसको 2 आदमी आए, दोनों को 1-1 करोड़ रुपया चाहिए। एक बोला जी मैं आपको 10% ब्याज दूंगा, मुझे दे दो। दूसरा बोल रहा है ना जी सिर्फ 1% दूंगा, मुझे दे दो 1 करोड़ रुपया। आपके पास 1 ही करोड़ है, आप किसको दोगे? 10% वाले को जो 10% ब्याज दे रहा है आपको, या जो सिर्फ 1% दे रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूं। चलो मैं समझदार समझदार आदमी तो 1% वाले को देगा, क्योंकि वहां से वापस मिलने के चांसेस ज्यादा है। 1 मिनट, अगर 1% वाले को देगा तो राहुल गांधी जो है कुर्ता फाड़ कर चौराहे पे नाचने लगेगा। 10% वाले को देगा तो 100% चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। हाँ, पर इस बात को राहुल गांधी को कौन समझाएगा? वो कहेगा ये तो फाइनेंस कंपनी को बेच दिया इन्होंने, 1% वाले को दे दी, जबकि अगला तो 10% ब्याज दे रहा था। नहीं भैया, कंपनी पहले लेंडर ये देखता है कि किसको ब्याज देना है, कहीं डूब तो नहीं जाएगा, ये वाकई 10% दे भी देगा हमें ब्याज, या सिर्फ 1 महीना दे के फिर खा जाएगा। कहने का मतलब है सिर्फ हाईएस्ट बिडर नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि फिजिबिलिटी किसकी है, पैसा कहां से मिलना। अच्छा चलिए, एक और एग्जांपल में दर्शकों से के सामने एक सवाल पूछ देता हूं। आपका 10,000 गज का प्लॉट है, एक आदमी आपको 15,000 रुपए गज दे रहा है और पैसा कैश दे रहा है कि ये लो पकड़ो जी 15,000 में सौदा करो। एक आदमी 17,000 रुपया का रेट लगा रहा है, महंगा ले रहा है आपसे प्लॉट, पर 2 साल का टाइम मांग रहा है पैसा देने में। समझदार आदमी किसको प्लॉट बेचेगा? प्लॉट के मालिक आप हैं, किसको बेचेंगे? मैं आपकी बात समझ गया बाबा जी, दर्शक भी समझ गए कि समझदार आदमी तो उसको देगा जो तुरंत पैसा दे दे, है वो थोड़ा कम मिले तो काम चलेगा। वेदांता ग्रुप की बिड में और अडानी की बिड में यही अंतर था। पहले तो सीओसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने यह देखा कि कौन खरीद रहा है जेपी एसोसिएट्स को, तो बोला अनिल वेदांता। बोला अनिल वेदांता को इस बिजनेस का, ये जो सारे बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे सीमेंट कंपनी हो, किसको ज्यादा अनुभव है, किसकी पूंजी का बैकअप ज्यादा स्ट्रांग है, और कौन हमको तुरंत पैसा दे रहा है? तो साहब अडानी एक तो तुरंत पैसा दे रहा था, ये लो जी पैसे पकड़ो, कंपनी मुझे दो। अनिल अग्रवाल की वेदांता 3 से 5 साल का टाइम मांग रही थी, तो सीओसी ने कहा कि ना, हम तो अडानी को देंगे, क्योंकि अडानी की टर्म्स हमें अट्रैक्टिव लग रही हैं, और हमारी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो अडानी से फास्ट होगा। अच्छा, कुछ लोगों को एक और सवाल हो सकता है कि भैया 57,000 करोड़ का कर्जा था, बैंकों को तो सिर्फ 17,000 या 15,000 मिल रहा है, बाकी पैसा डूब गया क्या? भैया बैंक ये कहता है कि यार मूल निकल जाए। जब भी कोई बैड लोन होता है ना, आपको तो पता है, बोला चलो ब्याज बाद में देखी जाएगी, पहले मूल तो निकले। और मूल रकम कमी होती है, ब्याज बढ़ बढ़ के इतना रकम हुई होती है। तो सीओसी ने यह तय किया कि हम वेदांत ग्रुप को, जेपी एसोसिएट्स को नहीं देंगे, अडानी को देंगे। अब इस पे राहुल गांधी का पूरा कबाल, उनका गिरोह देश के सामने एक और झूठ लगातार बोल रहा है कि हाय मोदी ने देश बेच दिया, हाय मोदी ने अडानी को बेच दिया। भैया एक तो मोदी का डिसीजन ये नहीं है, ये सीओसी का डिसीजन है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो बैंक्स जिन्होंने जेपी एसोसिएट्स को पैसा दिया था। तो दर्शकों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि लोअर बिडर होने के बावजूद अडानी को जेपी एसोसिएट्स का टेंडर क्यों अलॉट हो गया, क्यों उनको कंपनी दी जा रही है। इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। सुनिए, वेदांता ग्रुप इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीओसी जिसका पैसा है, जिसका पैसा फंसा है,
उसका निर्णय है कि नहीं वो अडानी को देगा तो देगा, फाइनल डिसीजन ही उसका होता है, उसमें न कोर्ट कुछ कर सकती है न गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। जी, आपका कोई सवाल? बाबा जी देखो, उसमें एक और चीज थी ना कि वेदांता बेसिकली एक माइनिंग कंपनी है। अनिल अग्रवाल जी पहले ये तारे बनाते थे, सिंपल केबल्स, वायर्स, कॉपर की और एल्युमिनियम की। फिर उनको समझ आया कि बड़ा वॉलेटाइल बिजनेस है, अगर थोड़ा सा भी रेट बढ़ जाए एल्युमिनियम का तो नुकसान होता है, तो फिर माइनिंग में आ गए और जगह जगह बाल्को, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन सब में उनके मेजॉरिटी शेयर्स है। एक्चुअली एक माइनिंग कंपनी है, उनको रियल एस्टेट का कोई बहुत ज्यादा अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात उसमें थी ना कि सारी चीजों के बाद आप वाली बात कि भैया मेरा पैसा है तो मैं डिसाइड करूंगा। जिसका पैसा फंसा होता है वो कहता है कि भैया जो भाई भागते भूत की लंगोटियां सही, तो सीओसी ने जो डिसीजन लिया है वो उनके लिए बेस्ट था क्योंकि पैसा उनका था। हाँ देखिए, राहुल गांधी हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो या पूरा विपक्ष हो, उनको तो हर बात में मोदी चोर, अंबानी चोर, देश बेच दिया, हाय बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दी, उनको ये करना है, वो उनका एक रेटोरिक है, उनके लिए वो एक चुनावी मुद्दा है। उनको लगता है कि अब मोदी पर जब ऐसे इल्जाम लगाते हैं तो मोदी की क्रेडिबिलिटी मार्केट से खत्म होती है। राहुल गांधी या उनकी पार्टी को इतनी अकल है ही नहीं कि अगर आप कोई झूठ परोसोगे तो ये सोशल मीडिया का, इंटरनेट का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, 1 मिनट में पोल खुल जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी का झूठ साफ पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट उसने कहा ना कि भाई मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्यों बनाई जाती है कि जिसका पैसा भैया तुम डिसाइड करो कि तुमको 17,000 करोड़ चाहिए कि 14,535 करोड़ चाहिए। नहीं नन्हे पहलवान, देखिए ये जो राहुल गांधी का जो प्रलाप चल रहा है पिछले 10-11 साल से, रेलवे बेच दी, लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, भैया ये सब होता है पीपीपी में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। मान लीजिए अभी आपको ध्यान होगा कि बहुत से सारे रेलवे स्टेशंस को मोदी जी डेवलप कर रहे हैं, एकदम एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। बनारस का रेलवे स्टेशन आपने देख लिया, जो मड़वाडी वाला रेलवे स्टेशन था, क्या शानदार बना है। इसकी सबसे पहले जो लखनऊ सॉरी भोपाल के का जो ट्विन स्टेशन है, जिसको पहले हबीबगंज बोलते थे, उसको डेवलप किया गया, रानी कमलापति ऐसे करके कुछ उसका नाम रखा गया। तो उससे सबसे पहले इन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि हाय रेल बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए। इनफैक्ट वो एक कंपनी को ठेका दिया गया कि आप इसको अपना पैसा लगा के डेवलप करिए और आने वाले 10 से 15-20 सालों में उस पैसे को रिकवर कर लीजिए, पब्लिक को अच्छी सुविधा मिल जाएगी और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा। वहां पे अब क्या करते हैं, ये बड़े बड़े मॉल्स, स्टेशन के अंदर शानदार होटल बना दिए, मॉल, सिनेमा हॉल बना दिया स्टेशन के अंदर। अच्छा ट्रेन लेट है, कम 2.5 घंटा पिक्चर देख लो। इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उसको कमर्शलाइज कर दिया, अपने पैसे से उसको डेवलप किया। अभी हमारा जालंधर कैंट का रेलवे स्टेशन, क्या शानदार रेलवे स्टेशन बनाया है। पहले के पुराने स्टेशन आपको याद है कैसे होते थे भारत के, जब जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने जो भारत मोदी को सौंपा था, तब से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सारा पीपीपी की वजह से आया है। इसको ये लोग कहते हैं देश बेच दिया। इनफैक्ट ये जानते ही नहीं कि पीपीपी मॉडल है क्या। जैसे लाल किला है, उन्होंने लाल किले की मेंटेनेंस एक कंपनी को दे दी कि जी आप लाल किले की मेंटेनेंस कीजिए और उससे जो भी रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट कर सकते हैं करिए, जिससे कि आपने जो खर्च किया वो खर्च निकल आए। इसी मॉडल से देश में बहुत सारा विकास कार्य हो रहा है और इसको ये लोग कहते हैं देश बेच दिया। अच्छा एक चीज और है, लोग कहते हैं हम अडानी को सारे एयरपोर्ट बेच दिए। नहीं, इनफैक्ट ये एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर को दे के मैनेज कराना ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और जो सबसे पहला एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, एमआर ग्रुप को दिया गया था शायद,
वो मनमोहन सिंह ने दिया था, यही नई दिल्ली का। नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी टर्मिनल है नया वाला, ये मनमोहन सिंह ने इसी मॉडल के तहत बनवाया था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि आपने जो है एमआर को देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। फिर सारे के सारे एयरपोर्ट्स को प्राइवेट सेक्टर को देने की बात आई, तो भैया बिडिंग हुई बकायदा। ये गोमती नगर का नया रेलवे स्टेशन है जी। लखनऊ में एक स्टेशन होता था गोमती नगर, मतलब सही बात है, बुरे हाल था उस स्टेशन का, एकदम बुरा हाल। नहीं, वो तीन रेलवे लाइन का एक छोटा सा शेड था वहां पे, और सिर्फ 3 रेलवे लाइन थी। हाँ। प्लेटफॉर्म नाम की चीज ही नहीं थी। मुझे याद है वो गोमती नगर पुराना वाला। आज गोमती नगर चारबाग से बेटर डेवलप हुआ, हालांकि चारबाग का भी पूरा का पूरा, आपको मालूम है लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है उसको पूरा रिस्ट्रक्चर करके वहां पर भी 5 स्टार होटल और मॉल्स बन रहे हैं। इसी तरह आपको पता है नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को भी इसी तरह डेवलप किया जाना है। एक और आपको जानकारी दे दूं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, बीजवासन। ये देखिए, ये भोपाल का हबीबगंज स्टेशन जो नया बना है, ऐसा है इंटीरियर। अब मुझसे सुनिए, बीजवासन एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जहां कोई गाड़ी नहीं रुकती थी सिवाय पैसेंजर के। जैसे हमारे महापुर का रेलवे स्टेशन है ना, ऐसा था बीजवासन। आज बीजवासन को दिल्ली के एक बड़े टर्मिनल के रूप में डेवलप कर दिया गया है, और बस अगले 2-4 महीनों में वो शुरू होने वाला है। इट विल बी एज गुड एज एनी गुड स्टेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि एयरपोर्ट के बगल में एकदम कनेक्टिविटी देने के लिए, और वहां पे सारी बड़ी गाड़ियां, मतलब राजधानी तक और वंदे भारत भी बीजवासन में रुकेगी। इसी तरह जो जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड 2 रेलवे लाइनें जाती हैं। एक अलीगढ़ वाली रेलवे लाइन जो अलीगढ़ कानपुर है, और एक दूसरी मथुरा मुंबई वाली लाइन। तो एक स्टेशन पड़ता है दनकौर एक तरफ, दूसरी तरफ पड़ता है पलवल। तो जेवर एयरपोर्ट की वजह से दनकौर और पलवल दोनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां पे सभी मेन गाड़ियां, यहां तक कि वंदे भारत और राजधानी भी रुका करेगी। क्यों? क्योंकि वहां से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। तो देखिए, ये देश को डेवलप करने का जो मॉडल है ना, और ये सारे जो विकास कार्य हैं इनमें से ज्यादातर पीपीपी मॉडल पे हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक माने सरकार, सरकारी उपक्रम, उसमें कुछ पैसा सरकार का, कुछ प्राइवेट डेवलपर का। अगले 20 साल तक, 25 साल तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आप उससे अपना रेवेन्यू कलेक्शन करके अपना पैसा निकाल लेता है डेवलपर। जितने आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, जितने आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जितने आपके 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ये ऐसे ही किसी न किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसे अब आप देख लीजिए, यूपी में जितने भी एक्सप्रेसवेज बने हैं वो सब यूपीडा ने बनाए हैं। तो उससे टोल टैक्स कौन करता है? यूपीडा करती है। जैसे ये जेपी ने बनाया था यमुना एक्सप्रेसवे, वो एक प्राइवेट पार्टी है, उसका टोल कलेक्शन जेपी करता है। अब अडानी करेगा, यदि अडानी को मिल जाता है जेपी एसोसिएट्स को। तो कहने का मतलब है, कांग्रेस का जो झूठ बोलने का, जो ये लोगों को, देश को बेवकूफ बनाना और सरकार को बदनाम करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कि हाय देश बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं। पूरी पारदर्शिता से ये काम हो रहे हैं और देश प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं नन्हे पहलवान, दोबारा किसी नए विषय पे फिर मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।